हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट जो वीडियो है वो इंटरनेट की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी फॉर दैट। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे ड्राउट के जो इम्पैक्ट होते हैं उसके बारे में, और ड्राउट के जो रीजन्स हैं कहाँ पे उसका हमें इम्पैक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ड्राउट के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ड्राउट जो है वो पूरे बायोस्फीयर सिस्टम को, पूरे जैव मंडल को प्रभावित करता है। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर इसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं, यानी कि जो वनस्पति और प्राणी जो सभ्यता है वो अगर हम देखें तो वो डायरेक्टली जल के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अगर एडवर्स सप्लाई ऑफ वाटर हो, अगर पानी की कम मात्रा के अंदर पानी उपलब्ध हो, तो वैसी स्थिति के अंदर डायरेक्टली ये एडवर्सली इसका इफेक्ट हमें वनस्पति और प्राणी के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। और अगर प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक अगर किसी जगह पे दुष्काल आता है, ड्राउट की सिचुएशन होती है, तो उसके इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैविक, आर्थिक और वहाँ की बस्ती के ऊपर, साथ ही साथ वहाँ की राजनीति के ऊपर भी हमें इसके प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो आपके सबसे पहला जो इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है वो इसका बायोटिक इम्पैक्ट नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर, हमारी जो जैव संपदा है उसके ऊपर देखने के लिए मिलता है। दैट सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पेरिश एज दे कैन नॉट विथस्टैंड द एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशंस। कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं वनस्पति की और प्राणी संपदा की जो कि कम जल की जब उपलब्धता हो, यानी कि ड्राउट की कंडीशन हो, पानी की कमी हो, तो वैसे में वो पेरिश हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशंस जो है उसमें वो नहीं रह सकते। तो सबसे पहला जो हमें इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है वो ऐसी वनस्पति और ऐसे प्राणियों के ऊपर मिलता है जो पानी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो एकदम मर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव है हमें इसका, सबसे पहला जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर देखने के लिए मिलता है। सेकेंडली इम्पैक्ट इसका हम देखने के लिए मिलता है, सम एनिमल्स दे माइग्रेट टू द अदर प्लेसेस एंड हेंस दे मार्क द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एनिमल स्पीसीज। कुछ जो प्राणी होते हैं पानी की कमी की वजह से वो स्थानांतरण कर जाते हैं दूसरे क्षेत्रों के अंदर, जिस वजह से प्राणी की जो संख्या है उसकी कमी हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि प्राणी की जो बस्ती है उसके ऊपर हमें इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। थर्ड जो इम्पैक्ट है इसका, सम एनिमल्स डाई ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन। कुछ जो प्राणी है वो भूखमरी की वजह से, क्योंकि पानी नहीं होगा तो भोजन की भी कमी होगी, भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। चौथा है, देयर इज अ स्टिफ कंपटीशन ऑफ फूड ड्यू टू स्कार्सिटी क्रिएटेड बाय ड्राउट among the animals which result in elimination of weaker animals etc. एक साथ ही साथ क्या होता है, एक स्टिफ कंपटीशन जो है वो आ जाता है भोजन के लिए। ये एक कंपटीशन हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि भोजन की कमी हो जाएगी, तो जैसे जो शिकार करने वाले जो प्राणी हैं तो उनके अंदर एक कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो कमजोर प्राणी होते हैं वो या तो उनकी संख्या कम हो जाती है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके ऊपर एक ये सिग्निफिकेंट जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है हमें देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम पानी की जो उपलब्धता है वो सिग्निफिकेंटली एक नेचुरली वहाँ पे हम देखते हैं प्राकृतिक रूप से ये वहाँ पे मिलने वाले प्राणी और वनस्पति की जो जनसंख्या है, उनकी जो बस्ती है उसको प्रभावित करती है या उसको कंट्रोल करती है। अगर लंबे समय तक कहीं पे ड्राउट की सिचुएशन रहेगी तो उसकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। आर्थिक रूप से आर्थिक क्या प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते हैं दुष्काल के। तो सबसे पहला जो प्रभाव इसके अंदर इकोनॉमिक लॉसेस का है, ठीक है। जो इकोनॉमिक लॉस किस वजह से हमें देखने के लिए मिलते हैं, ड्यू टू मेनली द मार्क्ड डिक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। खेती, क्योंकि पानी की कम होगा तो खेती की उत्पादकता जो है वो प्रभावित होगी, उत्पादकता कम होगी, और उत्पादकता कम होने से आर्थिक जो नुकसान है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर पानी की कमी है तो वहाँ के जो लाइफ स्टॉक है, यानी कि
जो वहाँ पे प्राणियों का, पशुओं का जो पालन करते हैं, जिससे या तो दूध मिलता है या अन्य दूसरे जो भी हमें पशुओं से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी आर्थिक रूप से एक नुकसान जो है देखने के लिए मिलता है। तीसरा जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर भी प्रभाव होता है, यानी कि उद्योगों की जो उत्पादकता है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मोस्टली मुख्यतः अगर हम उद्योगों को देखें तो वो वाटर इंटेंसिव होते हैं, पानी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। जैसे कि खास करके अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, कापड़ उद्योग की बात करें, या फिर आप बात करें पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री की, यानी कि कागज उद्योग की अगर बात करें, तो उसके लिए पानी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, नदियां वगैरह सूख जाती है, तो ये उद्योग जो है बंद हो जाएंगे। तो ये भी उनके उद्योगों का बंद होना या उद्योगों का जो उत्पादन क्षमता है वो कम होना भी जो है वो आर्थिक नुकसान आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकेंडली, इसका डेमोग्राफिक इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी बस्ती के ऊपर क्या प्रभाव हमें देखने के लिए मिलेगा। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट में हम देखते हैं कि अगर प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट कंडीशंस होती हैं, यानी कि लंबे समय तक अगर दुष्काल की स्थिति होती है, तो इसके वजह से डीपॉपुलेशन ऑफ रीजन्स या फिर आपके टेम्पररी माइग्रेशन ऑफ द अफेक्टेड पीपल और एनिमल्स जो है आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि साहेलियन जो रीजन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका का, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का जो साहेलियन प्रदेश है, उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे लंबे समय तक दुष्काल की स्थिति होने के वजह से वहाँ पे लोगों की बस्ती जो है आजू बाजू के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अगर हम देखें तो बस्ती कम है। या फिर अगर दुष्काल की स्थिति जब आती है जिन सालों में, तो लोग वहां से स्थानांतरण होकर के नजदीकी दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। जैसे और ऐसे ही आप भारत के अंदर देख सकते हैं, भारत के अंदर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे दुष्काल देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे ही आंध्र प्रदेश के भी कुछ भाग है जहाँ पे बारिश कम होने की वजह से दुष्काल की स्थिति देखने के लिए मिलती है। इसलिए लोग सामान्यतः वहां से माइग्रेट हो जाते हैं, स्थानांतरण करके नजदीकी दूसरे और राज्यों के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उनके अपने आर्थिक जो है आर्थिक रूप से उनके सुदृढ़ होने के ज्यादा उनको चांसेस देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं राजस्थान से, और नॉर्थ गुजरात या वेस्टर्न गुजरात वाला जो पार्ट है वहां से उनका एक माइग्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तीसरा, इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें, राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें, तो ये भी एक एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशन जो है वो इवन इम्पैक्ट करता है चेंजेस इन द पॉलिटिकल पावर ड्यू टू द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। बहुत बार ऐसे हुआ है कि दुष्काल होने की वजह से पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर वहां पे भोजन की उपलब्धता कम हो गई है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर फेलियर हो गया है, खेती का नुकसान हो गया है, जिस वजह से वहां पे जो राजनीति जो सत्ता है, सत्ता के अंदर भी परिवर्तन आया है। लोग जो है बदले हैं, क्योंकि वो ऐसी दुष्काल की स्थिति को सही रूप से उसको मैनेज नहीं कर पाए। तो ये भी कुछ आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि कुरशेव जो कि यूएसएसआर के जो वहाँ के नेता थे, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब दुष्काल की स्थिति हुई थी तो दूसरे और देशों से वो गेहूं जो है, अनाज जो है वो नहीं खरीद पाए थे। तो ऐसे भी कई इम्पैक्ट जो है, कल आपको पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी इसके, राजनीति का भी इसके ऊपर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और भारत के अंदर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत की राजनीति को भी ये इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, कृषि प्रधान देश है भारत, जो तो ये इसका जो है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी हमें देखने के लिए मिलता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी जो है इसका देखने के लिए मिलता है, राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट जो है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव।
पर्यावरणीय प्रभाव हम देखें तो कंटिन्यूड ड्राई स्पेल की सिचुएशन जब हो, यानी कि एक लंबे समय तक कुछ सालों तक जो है अगर दुष्काल की स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है, प्रोलॉन्ग ड्राउट कंडीशन होती है, तो उस वजह से वहां पे डेजर्टिफिकेशन जो है वो बढ़ता है, यानी कि रण का जो विस्तार है वो हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर आपके शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है उनका विस्तार भी जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसका एक डेजर्टिफिकेशन के ऊपर जो है प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। इसके कई कुछ आगे केस स्टडीज, कुछ जो क्षेत्र है जहाँ पे सामान्यतः है दुष्काल का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें पहला आपका साहेल रीजन। साहेल जो है ये सहारा का रण जो है, सहारा का डेजर्ट जो कि आपके अफ्रीका के अंदर है, उसको कहते हैं, उसके बारे में है ये। मुख्यतः अगर हम देखें कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके अंदर, मैथ्यूनियन, सेनेगल, मलाई, अपर वोल्टा, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, युगांडा, यूथोपिया, ये जो कंट्रीज हैं ये साहिल रीजन के अंदर आते हैं। और ये साहिल रीजन जो है मेनली यहाँ की अगर हम वनस्पति देखें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो खास करके नोमैडिक हर्डर्स हैं, यानी कि पशुओं का पालन करते हैं। पशुओं की चराई जो है वो मुख्यतः इनकी आर्थिक क्रिया हमें देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ खेती जो है ये भी इन लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे काफी कम समय के लिए बारिश होती है। जनरली ये जो साहेल क्षेत्र है, सहारा डेजर्ट वाला, सहारा रण वाला, यहाँ पे ये 4-5 साल में एक बारी तो सीवियर ड्राउट का जो कंडीशन है, यानी कि अति दुष्काल की जो स्थिति है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से यहाँ पे रहने वाले जो पशु और लोग जो है वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, स्थानांतरित कर जाते हैं नजदीकी दूसरे क्षेत्रों के अंदर। और बहुत सारे लोगों की जो है इस स्थानांतरण के दौरान इवन डेथ भी हो जाती है, और स्टार्वेशन, माल न्यूट्रिशन और कई डिजीजेस के बढ़ने की वजह से भी इसका प्रभाव यहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर, यहाँ की बस्ती के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी दुष्काल जो है एक ये काफी सामान्य हम प्रकोप कह सकते हैं इस क्षेत्र का। यहाँ पे जनरली ड्राउट्स जो है वो बहुत कॉमनली यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं, खास करके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला जो भाग है, आपके पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, वहाँ पे हमें दुष्काल का जो प्रभाव है काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जिसका यहाँ की खेती के ऊपर और आर्थिक रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव हमें देखने के मिलता है। इसलिए यहाँ की बस्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ की बस्ती भी बहुत कम है, पॉपुलेशन जो है यहाँ की हमें काफी कम देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही इसका प्रभाव कई डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, विकसित देशों के अंदर, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे होने वाली जो खेती है, जिसमें खास करके वीट, बार्ले, ओट्स और पोटैटो का कल्टीवेशन जो है, गेहूं, जौ और आपके जो आलू है इसकी खेती के ऊपर इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में मुख्य जो है मानसून की बरसात हमें देखने के लिए मिलती है। और मानसून की बरसात क्योंकि अनिश्चित है और अस्थिर है, इस वजह से भारत के अंदर भी ड्राउट की जो कंडीशन है, दुष्काल की जो स्थिति है, काफी सामान्यतः हमें देखने के लिए मिलती है। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है इसका हमें राजस्थान के ऊपर देखने के लिए मिलता है। राजस्थान के में, क्योंकि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा यहाँ के मानसून को प्रभावित कर रहा है वो अरावली की जो टेकरियां हैं, ठीक है, वो मानसून की आने वाली जो पवनें हैं उनके बीच में एक अवरोधक होती हैं, जिस वजह से मानसून की बारिश बहुत कम यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसलिए इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल हम कंट्री के अंदर भी देखें, लेकिन पूरे देश में भी देखें तो 67 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, 67 जिले ऐसे हैं जो कि 25% तक, 25% तक हमें इनके ऊपर ड्राउट का जो इम्पैक्ट है देखने के लिए मिलता है। और हर साल लगभग भारत की 12% जो बस्ती है वो ड्राउट से प्रभावित रहती है। 12% तक जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर दुष्काल का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। राजस्थान के अलावा और भी कई राज्य हैं जहाँ पे दुष्काल का प्रभाव काफी सामान्य है, जैसे कि गुजरात है, हरियाणा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है, यहाँ पे भी दुष्काल का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है।
सीवियर ड्राउट प्रून रीजन्स की अगर हम बात करें, यानी कि अति दुष्काल प्रभावित जो भारत के अंदर क्षेत्र है, उनका अगर हम वर्गीकरण करें तो 3 क्षेत्रों के अंदर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, 3 जोन में कर सकते हैं। फर्स्ट जो जोन आता है इसके अंदर वो डेजर्ट और सेमी एरिड रीजन है, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जिसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 6 लाख चौरस किलोमीटर तक का इसका क्षेत्रफल हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि अहमदाबाद से लेकर के आपके कानपुर तक, पूर्व से आपके दक्षिणी पूर्वी अगर इसके बॉर्डर की बात करें, फिर कानपुर से आगे जुलंधर तक हमें देखने के लिए मिलता है, और जुलंधर से रन ऑफ कच्छ जो गुजरात के अंदर है, वहां तक इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। मुख्यतः इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 350 टू 750 मिलीमीटर रेनफॉल होता है पर एनम। एक साल के अंदर 350 से 750 मिलीमीटर तक बारिश हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन बहुत बड़ी 50% से या 75% से कम बारिश इस क्षेत्र के अंदर होने की वजह से हमें दुष्काल का प्रभाव इस क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। ये जो क्षेत्र है आपका, जो कि कानपुर, जालंधर और रन ऑफ कच्छ के अंदर विस्तार देखने के लिए मिल रहा है। मुख्यतः ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो राजस्थान, गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और मोस्टली जो हरियाणा है, और साथ ही साथ दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है, और थोड़ा सा भाग इसके अंदर हमें पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी जो मध्य प्रदेश वाला है, यहाँ पे इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। वहीं पे इसी के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, इरिगेशन के फैसिलिटीज हमें अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रभाव जो है काफी कम होता है। दूसरा है जोन 2। जोन 2 की अगर हम बात करें तो ये भी एक रेक्टेंगुलर ट्रैक्ट है, चौरस जो है आपका एक क्षेत्र है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट्स का रेन शेडो एरिया है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का आपका बरसात का छाया वृष्टि क्षेत्र है। पश्चिमी घाट, आपको पता है कि पश्चिमी घाट भारत के अंदर जो है वो मॉनसून की आने वाली जो पवनें हैं उनको रोकते हैं, उसके अंदर अवरोधक बनते हैं, जिस वजह से ये पश्चिमी घाट के जो आपके पश्चिमी क्षेत्र हैं वहां पे काफी कम बारिश होती है, वो रेन शेडो रह जाता है। और ये करीब 300 किलोमीटर तक की पौड़ाई तक पश्चिमी घाट के अंदर इसका एक्सटेंड हमें देखने के लिए मिलता है। इस जोन 2 का विस्तार हम देखें तो मुख्यतः पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटका, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कर्नाटका एंड साउथ वेस्टर्न महाराष्ट्र, दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 3,70,000 चौरस किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यहाँ पे जो मीन एनुअल रेनफॉल है, सरेराश वार्षिक बरसात जो है वो 750 मिलीमीटर तक आपको देखने के लिए मिलती है। थर्ड जो जोन है इसके अंदर, तीसरी जो जोन है इसके अंदर दो क्षेत्र है। एक्चुअली ये दो डिफरेंट स्कैटर्ड पॉकेट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, दो अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसके अंदर एक तो है आपका तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है, तिरुनेलवेली जिला है, उसके अलावा कोयम्बटूर का क्षेत्र है, फिर आपका पलमाऊ का क्षेत्र है झारखंड के अंदर, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला है, और उड़ीसा का कालाहांडी जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी आपको सीवियर ड्राउट के जो कंडीशंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इस एरिया की हम बात करें तो 1 लाख चौरस किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है। इन सभी क्षेत्रफलों को अब इसके ऊपर ड्राउट का जो इम्पैक्ट है, दुष्काल का जो प्रभाव है, कम से कम किया जाए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है आपके खेती का जो मंत्रालय है उसके द्वारा इन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है, इन क्षेत्रों को ढूंढा गया है, और यहाँ पे कई सारी डिफरेंट स्कीम्स लाए गए हैं ताकि इस क्षेत्र में दुष्काल के प्रभाव को कम से कम किया जा सके, और खेती के ऊपर जो इसका प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उसको कम से कम किया जाए। इसके लिए कई सारे ड्राउट कंट्रोल मेजर्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, ताकि यहाँ पे होने वाली जो भी खास करके इसके ऊपर जो मेजर्स लेते हैं उसमें आप जो डिटरमाइन कर सकती है गवर्नमेंट, वो है एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से, यानी कि मानव के द्वारा की जाने वाली
जो एक्टिविटीज हैं मानव के द्वारा जो की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं, उस वजह से यहाँ के वनस्पति को कम से कम नुकसान पहुंचे, जिसके अंदर मेजर जो आता है वो है डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए और अफॉरेस्टेशन किया जाए, यानी कि पेड़ लगाए जाए। वनीकरण जो है उसको गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट करती है ताकि दुष्काल का जब प्रभाव पड़े तो उसको कम से कम किया जा सके। और साथ ही साथ हमें पता है कि अगर वनीकरण हम करते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन बारिश को बढ़ाता है, और साथ ही साथ रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन जो है, यानी कि जो बारिश का जो पानी है वो उसको भूमि के अंदर रिसने में ज्यादा सहायक होता है और ज्यादा जल्दी से वो पानी अंदर रिस के चला जाएगा। साथ ही साथ जो आपके डेजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है, डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने में, चेक करने में भी हेल्पफुल रहता है, यानी कि ये रणों के जो विस्तारीकरण है उसके अटकाव के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, जल के संरक्षण के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए कई सारे ड्राउट प्रून एरिया प्रोग्राम्स, जिसे डीपीएपी प्रोग्राम्स कहे जाते हैं, वो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। साथ ही साथ इन क्षेत्रों के अंदर कई सारे रिजर्वॉयर्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जलाशयों का निर्माण किया गया है, और साथ ही साथ कुएं और डिग्गियां जो है उनका निर्माण कार्य हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इन ड्राउट प्रून एरियाज के अंदर दुष्काल के प्रभाव को कम करने के लिए और इन दुष्काल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर दुष्काल के प्रभाव को ओछे में ओछा करने के लिए कई प्रकार के स्टेप्स ले रही है। तो ये हमारा यहीं पे एंड होता है ड्राउट वाला। थैंक यू एवरीवन।